तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पलटे। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इसमें पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट का बेहतरीन चैप्टर, इसके नाम है द्रव्य की अवस्थाएं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस चैप्टर से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 100% आपके शॉर्ट तो फिक्स होते जाते हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन से आपके इस चैप्टर से आने वाले होते हैं। तो देखिए, बहुत महा मोस्ट चैप्टर आपका, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस को कर जो आपको आने में कम से कम 2 नंबर में आपको फिक्स मिलेंगे। 2 से 3 नंबर आपको डेफिनेटली इसमें मिल जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए किस प्रकार से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, कभी कभार आपसे लिखा हुआ पूछेगा कि धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, धारा रेखीय प्रवाह का क्या मतलब होता है। तो देखिए, यदि किसी नली यानी कि आपको यानी कोई पाइप है, ठीक है, यदि किसी नली में द्रव के बहने का वेग कम है तो द्रव नली में समांतर परतों के, ठीक है, द्रव नली में समांतर परतों में एक सीधी रेखा में प्रभावित होता है। द्रव के इस प्रकार के नियमित प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कणों की दिशा व वेग समान होता है। इसका मतलब क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह मतलब यानी एक समान धारा में बहना और एक समान चाल से बहना, उसको हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। यानी कि यदि किसी पाइप में यानी कि यदि किसी नली में द्रव के बहने का वेग कम यानी कि उसका वेग कम है तो द्रव नली में समांतर परतों में एक सीधी रेखा में प्रभावित होता है। जो आपका द्रव है नली के अंदर एक समांतर रेखा में और बिल्कुल सीधी परतों में प्रभावित होता है। द्रव के इस प्रकार के नियमित प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कणों की दिशा व वेग समान होता है। इसको हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखिए, विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। विक्षुब्ध प्रवाह काफ़ी ज़्यादा पूछा था आपसे एग्जाम में कि विक्षुब्ध प्रवाह से क्या समझते हैं। बच्चों को क्वेश्चन आता नहीं कि विक्षुब्ध प्रवाह होता है क्या है। देखिए, तो यदि किसी नली में यानी कि नली का मतलब क्या होगा, पाइप से याद रखना, ठीक है। यदि किसी नली में द्रव के बहने का वेग अत्यधिक यानी कि उसके जो पानी बह रहा है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यदि किसी नली में द्रव के बहने का वेग अत्यधिक है तो नली के किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कणों का वेग व दिशा अनियमित हो गया। यानी कि किसी बिंदु पे मान लीजिए आपने पॉइंट रखा तो वहाँ से निकलने वाला द्रव के जितने भी कण होंगे उन सभी का वेग व दिशा अलग अलग हो गया। यानी कि द्रव के सभी कणों का वेग व दिशा आपकी अनियमित होगी। इस प्रकार के प्रभाव को विक्षुब्ध प्रभाव हम इसमें कहते हैं। इस प्रकार प्रभाव को हम विक्षुब्ध प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ सकता है कि क्रांतिक वेग से आप क्या समझते हैं, क्रांतिक वेग क्या होता है। तो देखिए, क्रांतिक वेग समझिए, तो क्रांतिक वेग का क्या तात्पर्य होता है। तो नंबर 1 देखिए कि क्रांतिक वेग का मतलब क्या होता है। देखिए, वह वेग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे बार बार पूछा है एग्जाम में। आप अगर पिछले 5 साल के एग्जाम से देखो तो कम से कम 2 से 3 बार आपको मिल जाएगा क्रांतिक वेग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, तो क्रांतिक वेग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वह वेग जिस पर या जिससे, देखिए, वह वेग जिस पर या जिससे नीचे वेग का मान होने पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। ठीक है, यानी कि वह वेग जिस पर यानी कि ऐसा वेग जिस पर अथवा जिससे नीचे वेग का मान कर दिया जाए तो आपका जो द्रव का प्रवाह वो धारा रेखीय हो जाए। तो परंतु यदि द्रव का वेग एक निश्चित प्रवाह से अधिक है, लेकिन यदि आपका द्रव का वेग एक निश्चित प्रवाह से अधिक है तो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर वेग का मान भिन्न भिन्न होता है। तो वेग के इस निश्चित मान को क्रांतिक वेग कहते हैं। तो वेग के जो आपका मान निश्चित होता है इस पर हम क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग के नाम से जानते हैं। तो इसको फिर से देखते हैं, वह वेग जिस पर या जिससे नीचे वेग का मान होने पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। परंतु यदि द्रव का वेग इस पे एक एक निश्चित प्रवाह से अधिक है, यानी कि आपको जो द्रव का वेग है उसके एक निश्चित यानी कि लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एक निश्चित प्रवाह से अधिक हो तो इस प्रकार की वेग को, तो इस द्रव के इस प्रत्येक बिंदु पर वेग का मान भिन्न भिन्न होता है। वेग के इस अनिश्चित मान को क्रांतिक वेग के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या आपका, नंबर इस बात पर निर्भर करता है कि किसी द्रव का क्रांतिक वेग उसके श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि जो किसी द्रव का वेग होता है वो उसके श्यानता गुणांक पे आपसे अनुक्रमानुपाती है। किसी द्रव का क्रांतिक वेग उसके श्यानता गुणांक पर वो अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, सेकंड किस पर निर्भर करता है। सेकंड नंबर आपका निर्भर करता है वो आपका, देखिए आपको लिखा क्रांतिक वेग किस पर निर्भर करता है, श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड नंबर क्या होगा, किसी द्रव का क्रांतिक वेग द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो द्रव का घनत्व होता है रो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, जो आपका द्रव का वेग है क्रांतिक वेग वो किसके व्युत्क्रमानुपाती, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लास्ट नंबर देखो, नंबर 3 पॉइंट आपका इस प्रकार से, यदि किसी द्रव का क्रांतिक वेग उसकी नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि किसी द्रव का क्रांतिक वेग होता है उसके हमेशा नली के व्यास, जो आपका पाइप होता है उसके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्रांतिक वेग यानी वेलोसिटी वेट कितना होता है आपका, देखो वेलोसिटी कितनी होती है, क्रांतिक वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d के। डी आपका यहाँ पर इसमें डी आपका यहाँ पर क्या बनेगा,
नली का पाइप का व्यास है, यानी कि समझ गए, यानी कि जो आपका पाइप होगा उसका व्यास को हम उसको जानते हैं। अब अगले इंपॉर्टेंट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला इंपॉर्टेंट हमारा क्या होगा, तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला आपका इसमें से कुछ नोट्स लिखे, तो देखिए नोट्स में क्या आपका देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे। आपसे पूछेगा कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है, तो उसको आगे आपको इसके अभी डेफिनेशन आपको आगे बताएंगे। लेकिन रेनॉल्ड्स संख्या संबंधित आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन को देखिए। तो आपसे पूछ सकता है कभी कभार एक विकल्प है कि आपका रेनॉल्ड्स संख्या कैसी राशि है, तो सदिश राशि, अदिश राशि अथवा विमाहीन राशि। तो आप क्या लिखेंगे, रेनॉल्ड्स संख्या एक विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा होती ही नहीं है तथा इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। तो रेनॉल्ड्स संख्या एक विमाहीन राशि है, इसका कोई ना ही मात्रक होता है ना ही इसकी कोई विमा होती है। नंबर सेकंड आपसे पूछेगा कि यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान, ठीक है, यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 0.022 यानी कि समझ इसका मीन 0.2000 से कम है, इसका मान यदि आपका रेनॉल्ड्स संख्या का मान 0.2000 से कम है तो नली में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होगा। यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 3000 से ज़्यादा है तो नली में द्रव का मान, तो नली में द्रव का प्रवाह कैसा होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। कैसा प्रवाह होगा, विक्षुब्ध प्रवाह हमारा इस प्रकार से होगा। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला हमारे इसमें एक डेफिनेशन लिखी कि आपसे पूछ सकता है कि वेग प्रवणता से आप क्या समझते हैं। तो वेग प्रवणता क्या होता है, देखिए किसी बहते हुए द्रव को, ठीक है, किसी बहते हुए द्रव की किन्हीं दो परतों के मध्य प्रवाह की दिशा अभिलंबवत एकांक दूरी में वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता हम कहते हैं। यानी समझिए इसका मीन किसी बहते हुए द्रव की किन्हीं दो परतों के मध्य, यानी कि दो परतों के मध्य प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत एकांक दूरी में वेग परिवर्तन की दर को हम वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग प्रवणता बराबर होता है dv अपॉन dx के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यानी वेग प्रवणता बराबर क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन हम इसको dx के रूप में लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है हमारा सेकंड इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या, प्रति सेकंड अथवा इसको सेकंड इनवर्स इसका मात्रक हो। इसका मात्रक क्या होता है, आपका सेकंड इनवर्स इसका मात्रक होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि वेग प्रवणता मात्रा क्या होता है, वेग प्रवणता मात्रा आपका सेकंड इनवर्स होता है। इसको हम dv अपॉन dx के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो देखिए किसी बहते हुए द्रव को किसी बहते हुए द्रव की किन्हीं दो परतों के मध्य प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत एकांक दूरी में वेग परिवर्तन दर को हम वेग प्रवणता के नाम से जानते हैं। तो अगेन इसको हम रिपीट करते हैं कि किसी बहते हुए द्रव की किन्हीं दो परतों के मध्य प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत एकांक दूरी में वेग परिवर्तन दर को हम वेग प्रवणता नाम से जानते हैं। इससे हम dv अपॉन dx के रूप में लिख सकते हैं। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या होता है, आपका सेकंड इनवर्स, इसका मात्रक हमारा इस प्रकार से होता है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगला हमारे इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। इसमें लिखा श्यानता पर, ठीक है, आपका लिखा श्यानता पर ताप और दाब, ठीक है, इसमें लिखा श्यानता पर दाब और तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिखा है इसमें कि आपसे पूछ सकते हैं कभी कभी एक नंबर है कि श्यानता पर, ठीक है, श्यानता पर ताप व दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो श्यानता पर दाब व ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर वन देखो, नंबर लिखा आपका दाब का प्रभाव, तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रवों में लिखा द्रवों में श्यानता पर, ठीक है, द्रवों में श्यानता दाब बढ़ाने पर, द्रवों में श्यानता दाब बढ़ाने पर, जबकि गैसों में सामान्य दाब पर श्यानता दाब निर्भर नहीं करती। यानी कि क्या होगा, द्रवों में श्यानता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी कि जब द्रव में आप क्या करेंगे, यानी लिक्विड में आप दाब बढ़ाएंगे तो आपकी श्यानता बढ़ जाएगी। जबकि गैसों में सामान्य दाब पर श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती, यानी कि जो गैस होती है उस पर दाब आप लगाएंगे तो उसमें श्यानता दाब पर कोई निर्भर नहीं करेगी। लेकिन कम दाब पर श्यानता उसके दाब के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। जितना आप दाब बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी श्यानता उसके अनुक्रमानुपाती वर्क करेगी। अब सेकंड नंबर क्या होगा इसमें से, तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, तापक्रम का क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए द्रवों में सामान्य रूप से श्यानता तापक्रम पर बढ़ाने पर घटती है, यानी कि द्रव में सामान्य रूप से श्यानता तापक्रम बढ़ाने पर घटती है, परंतु गैसों में श्यानता उसके अणुओं के औसत वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें आपको याद रखना है कि द्रवों में सामान्य रूप से श्यानता तापक्रम बढ़ाने पर घटती है, परंतु गैसों में श्यानता उसके अणुओं के औसत वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसके बाद आप अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा कि बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अथवा बर्नौली में प्रमेय है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत का पालन करती है, तो बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला नंबर देखिए,
क्या प्रभावित द्रव में, ठीक है, क्या प्रभावित द्रव में दो धाराएं परस्पर एक दूसरे को काट सकती हैं क्या? तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा? जो द्रव प्रभावित होता है उसमें दो धाराएं आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। क्यों? यदि यदि दो धाराएं परस्पर एक दूसरे को काटेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि धारा रेखीय नली में द्रव द्रव दो वेग से प्रभावित हो रहा है, यानी कि जो धारा रेखीय नली है उसमें जो द्रव है वो दो वेग से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नदी के किनारे जल का वेग कम तथा बीच में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, नदी के किनारे जल का वेग कम होता है जबकि बीच में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, स्थिर पृष्ठ से दूर जाने पर जल की परतों का वेग बढ़ जाता है, नहीं आपको जहाँ रुका हुआ होगा वहां से दूर जाने पर जल का वेग बढ़ जाएगा, जल की परतों का वेग बढ़ जाता है। नदी के किनारे जल का देखो, नदी के किनारे का जल जमीन के संपर्क में रहता है जिसके कारण उस पर श्यानता बहुत अधिक कार्य करती है, जबकि नदी के बीच में जाने पर श्यान बल बहुत कम हो जाता है जिसके कारण जल का वेग आपका बढ़ जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन क्या लिखा इसमें? क्या वर्षा की गिरती हुई जल की बूंदों की चाल लगातार बढ़ती जाती है तथा क्या बड़ी बूंदें अथवा छोटी बूंद एक ही वेग से पृथ्वी पर पहुंचती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ रखा होगा। देखिए, तो क्या वर्षा की गिरती हुई जल की बूंदें की चाल लगातार बढ़ती जाती है, अथवा आपसे पूछ सकते हैं सेकंड रूप में क्वेश्चन के कि क्या बड़ी बूंद अथवा छोटी बूंद क्या एक ही वेग से पृथ्वी पर गिरती हैं? तो देखिए, वर्षा की बूंदें की चाल लगातार नहीं, तो वर्षा की बूंदों की चाल लगातार नहीं की चाल आपकी लगातार नहीं बढ़ती तथा ये बूंदें सीमांत वेग से नीचे पहुंचेंगी तथा ये बूंदें आपकी सीमांत वेग से नीचे पहुंचेंगी, जबकि बड़ी बूंद की चाल अधिक व छोटी बूंद की चाल कम होती है। इतना समझ गए? यानी जो बड़ी बूंद है उसकी चाल ज़्यादा होती है जबकि छोटी बूंद की चाल आपकी कैसी, कम होती है। इतना समझ गए इसमें से? अब आपसे अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए, इसमें लिखा कि दो जलयान है, ठीक है, दो जलयान एक दूसरे के समांतर व पास पास चल रहे हैं, यानी कि दो जलयान वो आपके एक दूसरे के समांतर हैं व पास पास चल रहे हैं तथा वे एक दूसरे पर ऐसे बल का अनुभव करते हैं एक ऐसे बल का अनुभव करते हैं जो उन्हें निकट को आने को खींचता है। क्यों? तो देखिए, पास पास चलते हुए इसका रीजन क्या होगा, इसका कारण क्या होगा? पास पास चलते हुए जलयानों के बीच सक्रिय स्थानों में वायु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, पास पर चलते हुए जलयानों के बीच सक्रिय स्थान यानी कि एक्टिव स्थान में वायु का वेग बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप दाब घट जाता है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा? दाब घट जाता है जब दोनों जलयानों के बाहरी पृष्ठ का वायु दाब उनके बीच के स्थान के वायु दाब से अधिक हो जाता है। तो इस दाबांतर के कारण कि इस दाब के अंतर के कारण तो इस दाबांतर के कारण जलयान एक दूसरे के पास पास खींचते हैं तथा वे एक दूसरे से टकरा आते हैं, तो इस कारण से वो निकट आने को अपने ओर खींचते हैं। तो इतना समझ गए? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए शॉर्ट के बेस पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं जिसमें आपको बर्नौली के प्रमेय, स्टोक्स का नियम, श्यानता, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन से भरी हुई है वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।